हाय गाइस, मजा आ गया। ले ये पकड़। शेयर का रेट ट्रैक किया? भूलना मत, ये $1 मिलियन का प्रोजेक्ट है। मुझ पर किसी ने गोली चलाई है, पता नहीं कौन है। मुझे मारने आया था। किसने भेजा है तुझे? मेरे डैड के बिजनेस राइवल ने? अब तू तो गया। मुझे मत मारो, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं।
जिंदगी मतलब क्या? एक सफर है, और सफर का मतलब जिंदगी भर की राहें तय करना, सिर्फ चलते रहना, एक जगह पर रुकना नहीं। इसी को सफर कहते हैं। और आज मैंने उसका फैसला किया है, लेकिन किस राह पर चलना है ये तो नहीं पता। बस उसी की तलाश में मैं निकला हूं। चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन अपनी मंजिल तो मैं पाके ही रहूंगा। शिट 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 शिट! और अभी जो करने जा रहा हूं वो है एक मर्डर। बस एक मर्डर। वो कर दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब शुरू हुआ चेन्नई में समर सीजन से। जिंदगी में अगला कदम क्या उठाऊं, यही सोचकर हालात से गुजर रहा था। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं साइंटिस्ट बनूं, और इसके लिए मैंने आईआईटी की पढ़ाई शुरू कर दी। और मैं उसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन ये सब इतना जरूरी है क्या? हर रोज पूरी रात पार्टी करके टाइम वेस्ट करते रहते हो। अरे तुम्हें इस घर संसार से कोई मतलब है? क्या बकवास कर रही है? दूंगा एक। मारो मुझे, हाथ उठाओ मुझ पर। कैसी औरत है? चल जाए यहाँ मेरी से। फैमिली के बारे में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं सुना अरे मुझे। कहाँ जा रहे हो तुम? अगर सीधे बोलो तो रुक जाओ। फैमिली से मेरा कोई खास लगाव है ही नहीं। इस घर में तो शांति रहती ही नहीं है। जब भी देखो तुम्हारी बकवास यहाँ चलती ही रहती है। एक मिनट के लिए भी शांति नहीं। देखो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कहाँ जा रहे हो तुम। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बताओ मैरिज, मुझे, कहाँ जा फैमिली रहे हो? सिस्टम, बताओ। इस सारे माहौल से दूर ही रहो तो अच्छा है। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। देखो छोड़ो मैं मुझे। तुमसे बात मैं कर जा रहा हूँ, रहा तुम नहीं जा हूँ। घर सकते, छोड़ के ही रुक जा रहा हूँ। जाओ। मुझे नहीं रहना। और इन सब से दूर रहूं, मैं क्या अगर ऐसी जिंदगी में जीना चाहता हूं तो मेरे पास एक आइडिया है। माँ की खुदकुशी ने मुझे उलझन में डाल दिया। ये मामूली बात नहीं थी। उस सदमे से छुटकारा पाने के लिए मुझे योग का सहारा लेना पड़ा। बाकी सारे काम छोड़कर मैं योग गुरु बन जाऊं क्या, ऐसा सोचने को मजबूर हो गया। कॉलेज में मैंने और मेरे साथियों ने साथ मिलकर एक स्टूडेंट यूनियन बनाई थी, जो आगे चलकर पॉलिटिक्स में एक मजबूत टीम बन गई। लेकिन एक ही साथ सबको सर से लेकर पांव तक बदल नहीं सकते ना। उन लोगों का नारा सुनकर मैं हट भी जाऊं तो भी राजनीति का रास्ता मेरा पीछा नहीं छोड़ता। फ्लाइट कितने बजे लैंड हो रही है? 3 PM लोकल टाइम सर। पहले क्लाइंट, उसके बाद शॉन के साथ मीटिंग है, इन्फॉर्म कर दो। उसे इन्फॉर्म कर दिया तैयार है। नहीं, मैं फ्लाइट में खा लूंगा। इट्स गेटिंग लेट। सर। साहब अभी तक सोकर उठे नहीं क्या? पापा ने बहुत मेहनत करके यह बिजनेस खड़ा किया है, और उसी कंपनी का मैं वारिस बनूं, ये सपना वो देख रहे थे। बेटा, मैं तुम्हारा डैडी। ए, उठ जा बेटा, काफी देर हो चुकी है। एमडी से मैंने कह दिया है, अब तुझे डेली 2-3 घंटे ऑफिस में जाना ही पड़ेगा बेटा, समझ गया ना? हमेशा बस पैसों के पीछे भागना, यही उनकी जिंदगी बन गई थी। वही रास्ता मैं अपना सकता हूं क्या? ओके, ठीक है, मैं चलता हूं। अभी मैं बच्चा नहीं हूं। मेरे जीने का रास्ता मुझे ही चुनना है। उससे पहले अकेले ही मुझे एक टूर पर जाना है, ऐसा मैं कुछ दिनों से सोच रहा था। गूगल में देखा, कश्मीर के वादियों की फोटो, वो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी।
या Check out this bike, sir. They are in good condition. I think this one will suit you. आई टेक इट. Thank you, sir. Where is your luggage, sir? लगेज. दिस इज माई लगेज. You mean to say you are traveling with a camera bag only? इसे कैसे समझाऊं ये समझ में नहीं आ रहा है. अचानक एक मोड़ पर मैं देखता ही रह गया. यहाँ हो क्या रहा है? सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं बस पैसों के लिए और हद से ज्यादा शोहरत कमाने के लिए. बेहिसाब पैसे कमाने के लिए लोग भागते हैं और ना जाने कितना कुछ खरीद कर पैसे जाया भी करते हैं. नए कपड़ों की चाहत, नई नई चीजें खरीदने की लालसा जो लोगों को ललचाती है, बहुत खतरनाक है ये. इन्हें लगता है जिंदगी में दोबारा ऐसी खुशी मिलेगी ही नहीं और उस वक्त वो लोग खुश रहते हैं. लेकिन चीजें खरीदने के बाद उन्हें घर लाने तक वो खुशी खत्म हो जाती है, इसलिए फिर से दूसरी चीजें खरीदते हैं. इन्हें लगता है कि ऐसा करने से इन्हें सुकून मिलेगा, लेकिन उन चीजों को खरीदकर घर में झगड़ा करके अपना सुकून खो देते हैं. वो लोग दूसरों से उधार भी लेते हैं, लेकिन उधार चुकाने का डर उन्हें फिर से पैसे कमाने पर मजबूर करता है. कार खरीदना, फ्लैट खरीदना और न जाने कैसे कैसे सपने. इसी तरह जिंदगी भर लेन देन के चंगुल में वो फंस जाते हैं. मैं भी बिल्कुल उसी तरह जी रहा था. मैं भी वो सब देख रहा था जो ये लोग देख रहे थे. मैंने IIT की पढ़ाई पूरी की और जो जिंदगी में जीने जा रहा था वो सब मुझे बेकार लग रहा था. उसके बाद एक मिनट के लिए भी उस राह में खड़ा होने का मेरा दिल नहीं कर रहा था. दूसरे ही पल में मैं वहां से निकल गया. अब इतनी बड़ी कहानी मैं इस आदमी को भला कैसे बताऊं? एक्चुअली आई डिडंट हैव टाइम टू पैक माय स्टफ. इवन दिस जैकेट, हैट, I got all this here only. You said that you are traveling to northern part of Kashmir. Yeah, And you are traveling with... a camera bag. Yes. What's wrong with that? Is that a crime? I can't give you the bike. What are you talking? Why? Please, give me the keys. What the hell? I need a damn explanation. I gave you the money you asked. What's your problem, man? Give me the keys. Sorry. I'll call the police. Please do that. At least I can find out for what reason you change your mind. You want the reason? Oh yes. If you give me a solid reason, then I'll give your keys back. I think you are a serial killer. What is this? That's why I'm not lending you my bike. Now, you demand an explanation. I'm giving you the explanation. Get out of my bike and give me the keys. Do I look like a serial killer? No. Then? It seems you don't follow the news in the TV and the paper. There's a serial killer wandering in the northern sides of Kashmir. He killed many people. उसके बोलने के बाद ही मुझे सब कुछ पता चला कि यहाँ एक साइको किलर घूम रहा है. वो मैं हूँ ऐसा उसे शक हो रहा है. Both army and police are searching for him. As of now, the only information we could get about him is he rides a bike, he carries only a camera bag, and he looks like a South Indian. See this. See this flight ticket. See this date. I just landed today. Do you see that? And this is my first visit to Kashmir. Wait. See this ID card. I'm an IIT student. And see this, my license. Still you have doubts?
me guess. You're the photographer, right? Are you dumb? नहीं। ओह, हिंदी क्या? मैं हिंदी भाषिक से बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। बंगा ने तुम्हें पकड़कर यहाँ कैसे भेजा? किसी ने तुम्हें बात करना सिखाया नहीं है? At last you smile. ज्यादा नहीं, पर अभी के लिए ठीक है। Okay, give me 5 minutes. You want some coffee? नो थैंक्स। दूसरा कुछ चाहिए? तुमने कुत्ता पाल रखा है? हाँ? You mean dog? हाँ, जर्मन शेफर्ड की तरह। ऐसा तो नहीं है, क्यों? ऐसा लगा मुझे। स्मेल आ रही है क्या? आ रही है। तो फिर तुम्हारे नाक में प्रॉब्लम है। इस घर में कभी भी डॉग नहीं था। अंदर आना है तो आ सकते हो। सडनली तुमने डॉग के बारे में क्यों पूछा? बस यूं ही, ऐसे ही पूछ लिया। ऐसा लगा तो नहीं? लाइक समहाउ मे बी द वे यू आस्क्ड। आई मीन, तुमने मुझसे जो पर्टिकुलरली जर्मन शेफर्ड के बारे में पूछा। नहीं, क्योंकि तुम अकेली रहती हो ना, तो अपनी सेफ्टी के लिए जर्मन शेफर्ड पाला होता तो अच्छा होता। ओह, ऐसा क्या? ये मेरे डैडी के वेकेशन प्लेस है और उन्हें डॉग बिल्कुल पसंद नहीं। इज इट ओके? थोड़ा सा लेफ्ट। हाँ, करेक्ट। ये ठीक है ना? या ये ठीक है ना? हाँ हाँ। आई एम रेडी। आई विल रोल बैक माय हेयर। लेडीज से बात करने के लिए कौन इतना सोचता है? हाँ? नेक्स्ट क्या प्लान है? श्रीनगर जाना है। तो फिर अब मैं क्या करूं? जो फोटोज खींचे हैं उनका कलर करेक्शन। कलर करेक्शन? आई लव दैट। कैसे करते हो? मुझे भी करेक्ट करना सिखाओगे क्या? हंस क्यों रहे हो? मैं जो बोल रही हूँ उसका डबल मीनिंग निकाल रहे हो? नहीं। गुड, मैं कभी भी एक ही मीनिंग से बात करती हूँ। इतनी रात को रोड से दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी ठंड में। रात को यहीं रुक जाओ, मैं अकेली हूँ। नहीं, मुझे काम है। ठीक है, मैं तुम्हें एक जॉब देती हूँ। आई पे फॉर दैट। मेरे घर में फायरप्लेस की जगह मुझे फोटोज निकालने हैं। आर यू विलिंग टू टेक द जॉब? मैं लाइट्स लेकर नहीं आया हूँ, बट फायर प्लेस बोलोगी तो उसके उजाले से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आई लाइक एक्सपेरिमेंट्स। करेंगे ना? उसके लिए भी यही ड्रेस है या कोई और ड्रेस डिज़ाइन किया है? किया तो है, लेकिन मैंने डिज़ाइन नहीं किया, गॉड ने डिज़ाइन किया है। यू मीन नेकेड? अभी तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो मैं तुम्हें बताऊं? इंसान का खून पीने वाली मैं एक मोहिनी हूँ, करेक्ट ना? ये तुम्हारा एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। फैशन डिजाइनिंग, लाइफस्टाइल, मैन वुमन रिलेशनशिप कैसी होगी इसके बारे में तुम जांच कर रही हो। लोगों को देखकर उनकी साइकोलॉजी स्टडी करती हो और मुझे उसी का एक पार्ट बनाकर मेरा यूज कर रही हो। वैसे तुम्हें ये सब करने से क्या मिलेगा? अभी जो चल रहा है उसे मैं कम्प्लीटली बदलना चाहती हूँ। मोर फ्रीडम टू एवरीबॉडी। यहाँ आसपास जो भी सोशल सेटअप में है वो सभी स्लेव के जैसे हैं। सो वी मस्ट स्टार्ट फ्रीडम फाइट अगेन। एंड द न्यू मूवमेंट के फ्रंट रनर के रूप में मैं रहूंगी। जरा सोच कर देखो, इंसान स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, इतना डेवलप हो गया है, लेकिन सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग में उन लोगों ने जो चीजें बनाई थी उसमें से बहुत सी चीजें मुझे समझ में नहीं आई। इन द फैमिली सिस्टम, खानदान का सेटअप, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका मेन रीजन वही है। तुमने तो शादी ही नहीं की
तो किसी रीजन के बारे में तुम कैसे कह सकती हो? जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में हमेशा मम्मी डैडी झगड़ा करते रहते थे। इतने झगड़े के बाद भी वो दोनों मेरे लिए एक साथ ही रहे। 20 साल तक मैं सिर्फ ये झगड़ा ही देखती रही। आखिर में इन सब का एंड हुआ जब उन दोनों को ये भरोसा हो गया कि अब मैं अकेली रह सकती हूँ, तो डैडी एक दूसरी औरत के साथ भाग गए और मम्मी पूरी तरह शराब में डूब गई। हमारे घर में एक पिस्टल था, 8 mm, लाइसेंस लिया हुआ था। एक दिन मम्मी ने बराबर यहाँ निशाना लगाकर खुद को गोली मारी। आई एम सॉरी। तुम्हें बॉम्बे में फैशन टेक्नोलॉजी स्कूल शुरू करना है ऐसा बता रही थी। अरे, इस बात का तुम्हें कैसे पता चला? और उसके लिए एक नाम सोच रही हो, करेक्ट है ना? नहीं, नाम सोच के रखा है। मैंने आज सुबह ही डिसाइड किया। ऑकर फैशन एंड लाइफ स्कूल। ऑकर? ऑकर, OCHER। ए, क्या हो गया? तुम उठ क्यों गए? सीनरी अच्छी है, एक फोटो निकालना है। मैं सुबह इसी बारे में सोच रही थी कि अचानक तुम आ गए। डू यू नो वन थिंग? ऑकर कहूँ तो पुणे में मेरे पालतू डॉग का ये नाम था, लेकिन एक दिन अचानक वो मर गया। जर्मन शेफर्ड था। बहुत दिनों के बाद आज फिर से मुझे उसकी याद आ गई। तुमने जब उसके बारे में पूछा तो मैं बहुत शॉक हो गई। रेडी हो ना? स्माइल प्लीज। इससे पहले क्या तुम बिना स्माइल के फोटोज निकाल रहे थे? ये आखिरी फोटो है ना, इसलिए। ये ओके है ना? और अच्छी तरह। ए छोटू। हाँ? ये मुझे देखकर भाग क्यों गया? सारा जोश शरीर से निकल चुका था। सोने के बाद ही इसका एहसास हुआ कि बदन कितना थक चुका है। नींद ऐसे आई कि अंधेरा होते ही आंख कब लग गई पता ही नहीं चला और मैं गहरी नींद में सो गया। लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी अच्छी नींद सुबह होने से पहले ही बिखर जाएगी। ए, कौन है अंदर? निकलो इधर। ये चलो ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। समझ गए? सीधी तरह से चलते रहो। शांति से चलते रहो। चलो, भागने की कोशिश करोगे तो चलो साथ में चलो। हमारे साथ चलो। चलो, सही तरीके से। I didn't do anything, sir. Sir, ए, चुप रहो। sir, I सीधी didn't do तरीके से anything. बैठे रहो। Sir, please try to understand. Sir, please, sir. Please, sir. चुपचाप बैठे रहो। ए, छोड़ो, बाहर जाके वेट करो। ओके सर। सर, आई डोंट डू एनीथिंग सर। आई एम जस्ट अ टूरिस्ट। प्लीज हेल्प मी। बैठो। सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने चिल्ला चिल्ला के इन्हें बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लेकिन ये सब फिर भी पता मुझे यहाँ है। ले आए। बैठो। तुम जहां पर रुके हुए हो उसके ओनर को तुम्हारे ऊपर शक है, उसने हमें फोन किया था। फिर मैंने तुम्हारी सारी डिटेल्स इकट्ठा किए। तुम जिस बाइक से यहाँ पर आए हो उस बाइक का ओनर श्रीनगर का है। बाइक लेने के लिए जो तुमने उसे अपनी आईडी प्रूफ दी थी उसके लिए हमने चेन्नई ऑफिस में पूछा था और इस तरह हमने पता लगाया कि तुम्हारा असली गांव कौन सा है। तो क्या पता चला सर? वेरी क्लियर। तुमने जो भी कहा सब सही है। सर, इस तरह कोई गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे ऐसे उठाकर लाना और टॉर्चर करना, ये सही बात है क्या?
हम लोग पागल नहीं है जो हम तुम्हें यहाँ लेकर आए। हमारे ऊपर कितना प्रेशर है ये तुम्हें नहीं पता। उस साइको किलर ने जिस बच्चे को मारा है वो एक पॉलिटिकल लीडर का था, पाकिस्तानी एक्स मिनिस्टर का बेटा था वो, और वो यहाँ पर अपने एक रिलेशन में आया था जिसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मुझे और मेरी टीम को लगाया गया। इट्स एन ऑनर। ये इस इलाके का पहला मर्डर था, इसीलिए हमने सोचा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा। फिर हमने सोचा कि शायद ये आतंकवादियों का काम हो, पर उसके बाद जो मर्डर हुए उसमें इन दोनों का ही संबंध नहीं था। ये बात समझ में नहीं आई। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन उसके लिए मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो? अंधा है क्या कर रहा है? गो। बेवकूफ। हाय गाइस, मजा आ गया। ले ये पकड़। शेयर का रेट ट्रैक किया? भूलना मत, ये $1 मिलियन का प्रोजेक्ट है। मुझ पर किसी ने गोली चलाई है, पता नहीं कौन है। मुझे मारने आया था।
किसने भेजा है तुझे? मेरे डैड के बिजनेस राइवल ने? अब तू तो गया। मुझे मत मारो, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं। उस कातिल को वहां पर काम करने वाले एक लड़के ने देखा है और वो तुम ही हो, ऐसा वो कह रहा है। सो दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, वो कातिल दिखने में तुम्हारे जैसा हो, या फिर वो कातिल तुम ही हो। सर, तो मुझ पर जो शक था वो दूर हो चुका है ना? मैं जा सकता हूं ना? बॉयज, सर। इसे ले जाओ और वहीं छोड़कर आ जाओ। यस सर। थैंक यू सर। अभी तक तो तुम्हारे ऊपर हमें शक नहीं है, लेकिन हम तुम्हें वॉच करते रहेंगे। जाओ। थैंक यू। बूम! क्या आप हिंदी हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। नहीं, आपके टेंट के सामने से गुजर रही थी तो अरिजीत सिंह का गाना सुनाई दिया। वो आशिकी 2 फिल्म का गाना था। वो सुनने के बाद मुझे भी मेरे कॉलेज का पहला प्यार याद आ गया। आपने उसे देखा भी है? नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो जो एक गाना है ना, दिल लगाने की वजह, इस गाने को गा गा कर मेरे पड़ोसियों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो ये गाना मैं कहीं पर भी सुनता हूँ ना तो भागने का मन करता है। वो गाना उसने कितने इमोशंस के साथ गाया है। वो सब छोड़कर सिर्फ एक पॉइंट पकड़कर आप ऐसे बात करें जैसे आप सब कुछ जानते हैं। आयु अरिजीत सिंह या अरिजीत पसंद नहीं है? अरे नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुझे तो वो बहुत पसंद है। उसके लिए मैंने फेसबुक पर झगड़ा करके कितने दोस्तों को दुश्मन बनाया पता है? वो लोग कह रहे थे कि उसने इंग्लिश गानों की कॉपी की है, तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि सारी हीरोइंस को अरिजीत के गाने बहुत पसंद है और उसे तो गाने के लिए कितने सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और तो और सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसके बारे में कितनी चर्चाएं चलती रहती हैं। दिल तो करता है कि कमल हसन की तरह दशावतार का रूप लेकर सभी दोस्तों को गोली मार दूं। दोस्त खत्म, कहानी खत्म, खलास। कमल हसन ने कितनी अच्छी फिल्म में काम किया है, क्या आपको वो भी पसंद नहीं है? छजा, बहुत सी फिल्में पसंद है, लेकिन स्पेशली मेल ओरिएंटेड होनी चाहिए। समझ गई। आपको कमल पसंद हो या ना हो, लेकिन लड़कियां आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे जन्म देने वाली माँ भी तो एक औरत है ना। और आज सुबह सुबह ही मैंने अल्ताफ राजा का माँ पर गाया हुआ एक गाना सुना। कितना अच्छा गाता है वो, सच में। बहुत बढ़िया। क्या आपको अल्ताफ राजा पसंद है? वो पसंद है तभी तो मैं उसके गाने सुन रहा ठीक था। है, मैं समझ गई। रहमान, हैरिस, हरीश, क्या वो उनकी रेंज का है या स्ट्रेट शंकर की रेंज का? मेरे साथ दिल्ली में जर्नलिज्म पढ़ने वाली मेरी सहेली के साथ मेरा हमेशा इस बात से झगड़ा होता था। हाँ, ऐसा क्या? अगर मैं कोई बात करूं और वो तुम्हारे मन को ना भाए तो मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल करोगी? सोशल नेटवर्क पर ज्यादातर लोग यही करते हैं और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम एफबी की बहुत बड़ी कलाकार हो। फेसबुक कलाकार नहीं, ट्विटर टेररिस्ट हूँ। ओह, आई लाइक इट। आई डोंट लाइक, आई रीट्वीटेड। सो आपने जेएनयू से जर्नलिज्म पढ़ा है? सिर्फ जर्नलिज्म नहीं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी हूँ। तो अभी मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो जर्नलिस्ट है या पॉलिटिशियन? अभी तो जर्नलिस्ट, आने वाले दिनों में पॉलिटिशियन। ओह वाओ। ओके देन, मुझे लेट हो रहा है और टेंट खाली करके जर्नी कंटिन्यू करनी है। ओके, नाइस मीटिंग यू। ओके, सी यू देन। बाय।
हाय, हाय। आपके लिए कोई गाड़ी आने वाली है क्या? तो फिर ये गाड़ी वाला मेरे लिए नहीं आया है? मतलब आप टूर पर नहीं आई हो, बल्कि अपने जर्नलिज्म के लिए लिखने आई हो। ओहो, तुम्हारा बैग परेशान कर रहा है। क्या कह रही हो? तुम्हारा बैग, जरा हटाओ ना इसे। ओह, ये लो। आमतौर पर जर्नलिस्ट सिर्फ अखबार में ही काम करने के लिए नहीं आते। कभी फिल्मों में काम करने का शौक और कभी राइटर बनने के लिए आ जाते हैं। और कुछ लोगों का तो पॉलिटिक्स में जाने का मकसद होता है। तुम्हारा फैसला वही है ना? मेरा फैसला रहने दो, तुम्हारा फैसला क्या है? मुझे तो बचपन से ही साइंटिस्ट बनने का बड़ा शौक है। साइंटिस्ट? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाह, स्पेस में रॉकेट छोड़ने वाले हो क्या? तुम भी ना, साइंटिस्ट मतलब स्पेस में रॉकेट छोड़ने वाले ही होते हैं क्या? चूहों को इंजेक्शन देने वाले या फिर बम फोड़ने वाले, ये भी तो साइंटिस्ट हो सकते हैं। छा, तुम तो मुझे एक बोरिंग साइंटिस्ट लग रहे हो। जब मेरी आईआईटी की पढ़ाई चल रही थी उस जमाने में मेरा किस तरह का फैंटेसी आइडिया था तुम्हें पता है? किस तरह का? बोलूंगा तो हंसोगी। मुझे टाइम मशीन बनाने की बड़ी इच्छा है। उसके लिए मैं कितनी रात बिना सोए जगा हूं तुम्हें पता है? उसकी थियोरी में जितना नजदीक चलते जाओ प्रैक्टिकली वो उतनी ही दूर चली जाती है और हम किसी भी तरह जीत जाएंगे, ऐसी हमारे अंदर एक उम्मीद जग जाती है। लेकिन जो होता है वो कुछ और ही होता है। हमारे प्रोफेसर कहते हैं कि ये एक तरह का माया जाल है, तुम इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ है, ऐसा बताकर वो हमें इससे बाहर निकालते थे। तुम कौन हो ये मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैं कौन हूँ इसके बारे में तुम क्यों जानना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नया आदमी मिला तो वो कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये जानना भी जरूरी है ना? हाँ, ऐसा क्या? तो फिर मेरे बारे में क्या गेस किया है? मिस्टीरियस। तुम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखाई दे रहे हो। ये बात है। मुझे मालूम है कि कोई भी साइंटिस्ट ऐसे गांव में घूमता नहीं है। किसी भी साइंटिस्ट को नई नई जगह घूमना, नए नए लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जब वो रिसर्च में लग जाता है तो एक ही जगह पर एक ही टाइप का देखना, एक ही टाइप का सोचना, एक ही ड्रेस में वो कितने सालों तक रह सकता है? साइंटिस्ट लोग शरीर से कभी ट्रैवल नहीं करते, सिर्फ दिमाग से ट्रैवल करते हैं। उन लोगों की रिसर्च का नेचर से, हरियाली से मुझे नहीं लगता कोई कनेक्शन होता है। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो लोग तो बिना मतलब के ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते जैसे तुम करते हो। वो लोग अपने मन में सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जितना जरूरी होता है उतना ही बोलते हैं। डॉक्टर को ऐसा ही होना चाहिए, वकील को ऐसा ही होना चाहिए। वैसे स्टीरियोटाइप रहने के लिए साइंटिस्ट को भी वैसा ही रहना चाहिए, ये बात मुझे अच्छी ही नहीं लगती। और ना ही मेरा ऐसा कोई रहने का इरादा है। वैसे मेरी सोच तो बिल्कुल अलग है। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ ये जानोगी तो तुम शॉक हो जाओगी। हम कहाँ जा रहे हैं? ग्रैंड मॉस्क। I think you are a very interesting person. I think so too.
अरे बख्शी, हाँ मैं आ रही हूँ, ट्रेन से आई, स्टेशन पे हूँ। हाँ, वो मेरे बारे में पूछ रहा था। कौन? अच्छा अच्छा, ठीक है, मगर पता चला वो कौन था? अच्छा ठीक है, गिव द फोन टू मुंस। ए मुंस, कोई मुझे ढूंढते हुए आया था, ऐसा बख्शी कह रहा था। ओ, तुझे मालूम नहीं है? नो, मैं उस सीरियल किलर की जांच करने के लिए गई थी। कल रात मिलिट्री वाले एक आदमी को पकड़कर पूछताछ कर रहे थे। वहाँ के एक चाय वाले लड़के ने उस किलर को देखा था। हाँ, उसने निशानी बताई थी, इसलिए मैं वहाँ गई थी। हाँ, मुझे थोड़ा डाउट तो था। मैंने पर्सनली बात भी की और उसे चेक भी किया। उसके हत्यारा होने का कोई चांस ही नहीं है। Oh my God! Hey, what a surprise! Are you talking to me? Huh? What do you want? What? I thought I know you. I mean, a person I know. I'm sorry. I'm sorry. हे मुंस, अभी मैंने उस कातिल को देखा। वो मार्केट में मेरा पीछा कर रहा है। उससे मुझ पर शक हो गया है। वो मुझे फॉलो कर रहा है। तू पुलिस को इन्फॉर्म करके फौरन यहाँ पर आ जा।
वहीं पर है वो। इधर। What? Take this. मुझे क्यों? Who gave this to you? You? Me? No, no, no. This is the first time I'm coming here. Huh? I knew you will tell this. How do you know? You only told me a month ago. लगता है वो भाग गया। हाँ, चलिए गाड़ी में चलिए, बैठिए आइए, मैडम। आइए। एक बुजुर्ग इंसान कह रहा है कि 1 महीने पहले मैंने ये लेटर उसे दिया था। मैंने तो 2 दिन पहले गूगल में ग्रैंड मॉस्क सर्च किया और यहाँ आने का प्लान बनाया। योर रोड स्टार्ट्स एट सोनमार्ग पीक। I think you are a serial killer. उस कातिल को वहां पर काम करने वाले एक लड़के ने देखा है। अभी तक तो तुम्हारे ऊपर हमें शक नहीं है, लेकिन हम तुम्हें वॉच करते रहेंगे। अगर सीरियल किलर मेरा ही हमशक्ल होगा और उसने ही ये लेटर दिया होगा, लेकिन मैं यहां आऊंगा ये उसे कैसे पता चला? ये सोनमर्ग पहाड़ी पर मुझे क्यों बुला रहा है? यहां पर तो कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है। Stop! Stop! I need help. Please stop. क्या हुआ भाई? भैया, बाइक रिपेयर। हाँ हाँ। Any mechanic shop nearby? Waiting for long time, ठीक भैया। है ठीक है, आप यहीं रुको, मैकेनिक को भेज रहे हैं। Thank you, भैया। आप यहीं पर रहिए। हाँ हाँ। फूलचंद, गाड़ी आगे बढ़ा। तुम्हारी बाइक खराब हो गई है ना? Are you a mechanic? मैं तुम्हें कोई मैकेनिक नजर आ रहा हूं? तुम्हारी बाइक इन पहाड़ियों के बीच बंद क्यों पड़ गई तुम जानते हो? मुझसे मिलने के लिए। आओ, आकर आशीर्वाद लो मुझसे। कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, एक साधु को सामने देखकर थोड़ा डर तो लगता है ना?
क्यों भाई, सोनमर्ग की तरफ जा रहे हो? हाँ। देखो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं, हाँ? कैसे जाएंगे? बाइक को रिपेयर करना पड़ेगा। सब कुछ सही हो जाएगा। सही हो जाएगा? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। वो तो मैं जानता हूँ, इसे रिपेयर करनी होगी ना। अबे जा बे परदेसी। ओ भाई, हाँ तुम मैकेनिक हो ना? जी हाँ। ये गाड़ी जरा खराब हो गई है, इसे जल्दी ठीक कर दो, हमें बहुत दूर जाना है। टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है। ये गाड़ी मेरी है कि इसकी है? सडनली स्टॉप भैया, प्लीज चेक करो। मुझे साधुओं पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे 1 मिनट के लिए आपने कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, आप तमिल हो क्या? हाँ हूँ, और मलयाली भी हूँ। हाँ? तेलुगु जानता हूँ, कन्नड़ भी जानता हूँ, मराठी बोल सकता हूँ, हिंदी भी अच्छी तरह बोलता हूँ, बंगाली और इंग्लिश में भी अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ। मैं तमिल हूँ, ये आपने कैसे पहचान लिया? तुम जो इंग्लिश बोल रहे थे उसमें थोड़ी सी तमिल मिक्स थी, इसलिए मैंने पहचान लिया कि तुम तमिलनाडु से हो। थोड़ी बहुत मैं भी बोल लेता हूँ। 4 साल तक मैं रामेश्वरम में था, तिरुवन्नामलाई में 5 साल था। तमिलनाडु को बहुत नजदीक से देखा है मैंने। जब से मैंने संन्यास लिया है उसके बाद से मैंने अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचा है, ये मुझे भी ठीक से नहीं पता, पर जो भी मैं सोच लेता हूँ वो बात सही निकलती है। हाँ, तो सब कुछ गैस कर रहे हो क्या? मैं यहाँ खड़ा था तो आप मुझे देखकर बोले कि बाइक रिपेयर करनी है। ये बाइक रिपेयर की बात भी गैस है क्या? मैंने मैकेनिक है करके पूछा तो मैंने मैकेनिक को बुलाया है, ये आपने गेस कर लिया। माचिस है क्या? मैं स्मोक नहीं करता। ओ मैकेनिक भाई, हाँ जी। माचिस देना जरा। माचिस नहीं है, लाइटर है। दे दो। लो ये पकड़ो, बाबा को दे दो। जय भोले। लो। मुझे स्मोक करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम स्मोक नहीं करते।
साधु जी, आपकी तपस्या से मैं बहुत खुश हूं। आपको कोई वरदान चाहिए क्या? तपस्या करने से भगवान सामने आकर वरदान देते हैं, ये एक अंधविश्वास है। तपस्या, योग, ध्यान, ये सब बाहर से किसी शक्ति को लाकर हमारी मदद करेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं होती। ये सब सारी शक्तियां दरअसल हमें अपने अंदर ही खोजनी होती हैं। अब ये सोचो कि एक साधारण आदमी आखिर क्या चाहता होगा, उसकी कल्पना में क्या होगा। अब अर्जुन ने तपस्या करके चक्र प्राप्त किया था, कर्ण ने तपस्या करके बाण प्राप्त किए, तो इसका मतलब भगवान के पास हथियार बनाने की फैक्ट्री है। फिर भी इस जमाने में ये सब देखकर पब्लिक बेवकूफ तो बनती ही है ना। साधुओं पर अंधविश्वास तो करती ही है और कहती है मैंने भगवान को देखा, 1000 साल उम्र वाले बाबा को देखा। इस तरह का दीवानापन दुनिया में कहीं और है क्या? क्यों नहीं है भाई। अगर तुम पश्चिम के देशों में जाओगे तो उनके इतिहासों में भी तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कि वो भी ऐसे थे। हाँ हाँ, और क्या। ये तो बिल्कुल हालेलुया की कहानी जैसा लग रहा है। फिर भी अपने साधु लोग क्या करते हो ये तो आप जानते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं और फॉरेन के लड़के लड़कियों को अपना शिष्य बना लेते हैं। जब उनको ही ये बेवकूफ बना लेते हैं तो हमारे देश के बेचारे साधारण लोग कैसे नहीं बनेंगे? हर काल के मनुष्य के लिए एक ऐसा आदमी हुआ है जो राहें बताता है। जिंदगी क्या होती है ये सिर्फ बताने से नहीं होता, उसके लिए मन के अंदर विश्वास होना जरूरी है। इसीलिए अब जिसकी सोच जैसी होती है वो वैसी ही बातों पर यकीन करता है। उस जमाने में जब लोग एक बड़े परिवार में एक साथ रहते थे तो रास्ता बताने के लिए हर परिवार में एक बुजुर्ग होता था, और चूंकि वो सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे तो भगवान भी उनका साथ देता था। पर उसके बाद जब मनुष्य छोटे छोटे परिवारों में बढ़ता गया तो इन सब चीजों से उसका विश्वास भी हटता गया। अब ये सब बातें जो हैं आजकल की मान्यताओं के हिसाब से कोई असाधारण बातें नहीं है, पर अगर हम ध्यान से सोचें तो ये वैसा ही है जैसे नाव में चप्पू छोड़कर हम बैठे रहे। बिल्डअप ओवर हो चुका है। इस तरह से साधु बनकर लोगों को सताना ये समस्या नहीं है। तुम्हारे मन में कोई समस्या नहीं है, फिर तुम क्यों अपना गांव छोड़कर यहाँ आए हो और यहीं पर क्यों घूम रहे हो? क्योंकि अब तक तुमने जो सोच पकड़ रखा था उस सोच को तुमने अब छोड़ दिया है, और इसीलिए अब तुम्हारे मन में इच्छा है कि अब तुम कोई नई सोच को पकड़ो। तुम्हारे जैसा इंसान जब अपनी जगह छोड़कर इस तरह से बाहर अपनी सोच के लिए निकलता है तो फिर वो हर एक नई जगह पर किसी न किसी नई सोच को पकड़ लेता है। दुनिया में कुछ लोग साधुओं पर जो विश्वास करते हैं उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। कोई कुछ कर देता है जिससे लोगों की लाइफ का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और उसके बाद से बेचारे लोग उस साधु को जिंदगी भर के लिए अपना भगवान बना लेते हैं। वैसे लोग ही साधु के पास जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के नकली साधु आजकल बहुत बड़ी संख्या में आने लगे हैं। सारे साधु अपने आप को अच्छे साधु ही कहते हैं और वो कभी सच नहीं बोलेंगे, एक डुप्लीकेट डॉक्टर की तरह जो बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन जो बेचारे सही ढंग से मेहनत करके पढ़ाई करते हैं वो भी इतनी जल्दी डॉक्टर नहीं बनते। वो पब्लिक की सेवा करेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। सारे डॉक्टरों का एक्चुअल यही प्रॉब्लम है। ये सब पहले पढ़ाई करते हैं और उसके बाद पैसा बटोरने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलकर बैठ जाते हैं, और यही बात साधुओं के साथ भी होती है। अरे एक एक साधु के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल लोगों से पहचान, ये सब देखने से ही हमें डर लगता है। एक साधु का काम क्या होता है? अच्छाई और बुराई की पहचान कराना। वो सब छोड़कर स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे और उसके लिए बड़े बड़े डोनेशन लेंगे, और क्या क्या जरूरत है इन सब की? आजकल के साधु मठ के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे हैं, और पूछो तो कहते हैं कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं। ये सब करने की इन साधुओं को क्या जरूरत पड़ी है? हाय हाय। अंगार की तरह बोल रहा था लेकिन जैसे ही सामने खाई दिखी उछलकर उसी में जाकर गिर रहा है। हाय। हेलो। बाप रे, बहुत मुश्किल से आपको ढूंढ लिया। मुझे ढूंढने के लिए इतनी दूर तक आई हो? ढूंढे बिना कैसे रहती? इंसान को पकड़कर बांधकर अपने पल्लू में जकड़ कर रखने की ये कला अनादिकाल से चली आ रही है। वो कौन है? ये वो रास्ते में मिले थे मुझे। रास्ते में ही मिला था उनके लिए और आपके लिए एक साधु, सन्यासी, एक परदेसी। ओह, अच्छा हुआ बता दिया। मैं तो माइक्रोसॉफ्ट ओनर समझी थी।
कमाने वाले लोगों का कैसे पता लगाना है ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। आप लोगों की डिजाइनिंग ऐसी की गई है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। लड़कियों को अक्ल नहीं होती, सारी लड़कियां बेवकूफी होती हैं, ये दिमाग में फिक्स हो गया है। लेकिन ये डिजाइन उसने बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कुछ नहीं कर सकते। कूल डाउन कूल डाउन। क्यों? मैं बोल नहीं सकती? शुरुआत तो उन्होंने की है ना, उनको बोलो। बुद्धिमता, इंसानियत, ये सब चीजें जब किसी इंसान में नजर आ जाती हैं तो लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं। बकवास। ये कौन सा बड़ा इंसान जो फैमिली को नहीं संभाल सकता, बस इधर उधर घूमता रहता है, जिम्मेदारियों को भूलकर यहाँ आकर गांजा पीना, बस यही इसका काम है। तुम्हारे साथ आर्ग्यू करके मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? मेरा मूड खराब हो गया। छे। खूबसूरत लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं और उससे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं दिमाग वाली लड़कियां। चुप रहो यार। अलग निरंजन। तुमको वो लोग गलत दिख रहे हैं, वैसे ही तुम उन्हें गलत लगती होगी। दुनिया में जैसे कोई बात तुम्हें गलत लगती होगी, उसी तरह साधुओं को पॉलिटिक्स गलत लगता होगा। शायद आप भी उन लोगों के साथ मिल गए हैं। सुपर। नहीं नहीं, मैं किसी के साथ नहीं मिला हूं। वो उसी राह पर चल रहे हैं जो उन्हें पसंद है, बस दूसरों को वो सब देखकर गलत लगता है। अभी कौन सी राह पर चलना है ये सोचकर मैं बीच में खड़ा हूं। अब तुम्हारी राजनीति को ही ले लो, कितने ब्रांचेस हैं, खुद को जिताने के लिए दूसरी पार्टी के बारे में कैसी कैसी अफवाहें उड़ाते हैं। और आज की पॉलिटिक्स बोलो तो बस एक दूसरे पर कीचड़ उछलना, बस ये खेल हो चुका है। ये शायद तुम लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझ जैसे लोग अगर ये सब देखेंगे ना तो आप लोगों का चेहरा हम जैसों को कीचड़ लगता है। अब तो आप यहाँ पॉलिटिक्स और इलेक्शन भी ले आए। मतलब अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए मरते हैं, उसे तुम पॉलिटिक्स की लड़ाई समझ रही हो? अरे पॉलिटिक्स में लड़ाइयाँ तो जमाने से चलती आ रही हैं। पब्लिक की भलाई के लिए उनके हक के लिए बोलने वाला एक नेता होता है, लेकिन देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही होती है। वो तो अपने हक के लिए लड़ता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सॉरी। जिन्हें दिमाग नहीं है उन्हें देखकर लगता है कि वो एक भेड़ बकरी जैसे ही हैं, और जो उन्हें रास्ता दिखाता है उन्हें हम इंटेलेक्चुअल समझने लगते हैं। लेकिन उन्हें पब्लिक की भलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं करता। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। जीने के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कुछ करना है, उन्हें सही दिशा दिखानी है, उसके लिए चाहे जो भी हो। तुम्हारी आवाज में जो पावर है उसे देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। तुम्हारा फ्यूचर जो है ना वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। मुझे ही नहीं पता कि कौन से रास्ते पे जाना है। जहाँ जाना है वहाँ जाइए, लेकिन यहाँ मत रहिए। मैंने यहाँ कातिल को देखा है और वो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। क्या मुझ जैसा दिखता है? हाँ सच में, उसने जितने भी कत्ल किए हैं वो सब आपके सर आ जाएंगे। आप यहाँ मत रहिए, वापस चले जाइए। तुमने जो कहा था बिल्कुल सही है, करेक्ट। आज की तारीख में एक अच्छा और सच्चा साधु मिलना बहुत मुश्किल है। एक नया गुरु तो उन लोगों को चाहिए। मैं आज तक अपना ये सफर
खुद को बिल्कुल अकेला और अलग ये समझकर करता रहा। किसी भी मुसाफिर का आखिरी डेस्टिनेशन क्या है ये उसके वहां पहुंचने पर ही पता चलता है। मैंने सोच लिया कि अब मैं वापस पब्लिक के बीच में चला जाऊंगा। अगर किसी को सही मार्ग दिखाने वाला गुरु चाहिए तो वो मैं बन सकता हूं। अब मैं हो गया हूं देवानंद, और यही होगा मेरा गुरु मंत्र, देवानंद। तुम्हारा शक सही निकला। बचकर भाग रहा है वो। वही है सीरियल किलर। चलो, कहीं भाग ना जाए, पकड़ना ही पड़ेगा उसको। तुम दोनों उस तरफ जाओ। हाँ साहब। और तुम उस तरफ ढूंढो उसे, छोड़ना मत, भागने ना पाए। हाँ साहब। उस स्वामी को मारने वाला मैं हूं, ऐसा लोग सोचते हैं। मिलिट्री और पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। उस बुजुर्ग को लेटर देकर मुझे देने को कहा था, वो यकीनन कातिल ही होगा। मुझे किस लिए सोनमर्ग पीक बुलाया है पता नहीं। वहां जाने में बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन सारे सवालों का जवाब वहां जाने के बाद ही मिलेगा।
सोनमर्ग की पहाड़ियां ज्यादा बर्फ गिरने से ढकी हुई ही रहती हैं और ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सारे रास्ते बंद रहते हैं, गाड़ियां भी नहीं जा सकती। बैठ जाओ। मुझे भी मारना चाहते हो क्या? वैसे तुमने जब स्वामी को मारा उस समय मुझे भी क्यों नहीं मार दिया? क्योंकि तुमने वो सवाल नहीं पूछा जो पूछना चाहिए था। कौन हो तुम? मैं आने वाले कल से आया हूं। मेरा सफर शुरू हुआ है अभी से 40 साल आगे 2057 में, और मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। टाइम मशीन के जरिए मैं यहां आकर शामिल हुआ हूं। ऐसा लगता है टर्मिनेटर मैं हिंदी में देख रहा हूँ। आगे क्या बताने वाले हो? कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि एक रोबोट हूँ। टाइम मशीन के जरिए तुम यहाँ पर कुछ करने आए हो, ये सब तो कहानियों में होता है। अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन 40 साल बाद
ये सारी बातें जो साइंस नहीं जानता है उनसे जाकर कहो। टाइम ट्रैवल करना है तो रोशनी से भी तेज बढ़ना पड़ेगा, और वो स्पीड जानते हो क्या? उस स्पीड में जाओगे तो इंसान की शरीर जल जाएगी। इंसान को बना सके ऐसी मशीन इस दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता, लेकिन एक इंसान ने बनाई है। कौन है वो जीनियस साइंटिस्ट? तुम हो गया। तुम। मैं? तुम्हारी पिछली जिंदगी इतनी खास नहीं थी। समाज से हटकर कुछ और ही सोचने वाले साइंटिस्ट थे तुम, और तुम्हारी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। तुम अकेले ही बढ़ते गए, और कई सालों की मेहनत का फल है जो तुमने बनाई वो टाइम मशीन। उसकी जांच पूरी होने के बाद उसे देश के स्वाधीन करके भारत रत्न अवार्ड लेकर दुनिया में अपना नाम कमाऊं, ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि उस टाइम मशीन के जरिए तुम अपनी ही जिंदगी को बदल देना चाहते थे। अपने देश के इतिहास को भी बदलने की सोच रहे थे। इतनी बड़ी सोच थी तुम्हारी, और उसके लिए तुमने मुझे यहां भेजा था। तुम कौन हो और मेरी तरह कैसे दिख रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा हूं। बचपन से मुझे एक कातिल की तरह ही पाला है। देश के दुश्मनों का हिसाब रखने के लिए मुझे वही सिखाया गया है। पूरे 5 लोगों का कत्ल करना। उनमें जानते हो कौन कौन शामिल है? व्यापार और तरक्की में बाधा डालने वाले नेता, देश की उन्नति में बाधा डालने वाले देश के दुश्मन, और देश को भूखा नंगा बनाकर देश के सारे पैसे विदेश के बैंकों में जमा करने वाले फ्रॉड बिजनेसमैन, देश की संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद करने वाले, आज की नई लाइफस्टाइल बदलने वाले लाइफस्टाइल गुरु, और बहुत से लोगों को गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले साधु। इन सब के द्वारा किसी भी खतरनाक काम को अंजाम देने से पहले उन लोगों को खत्म करने के लिए टाइम मशीन के जरिए ही आने वाले कल के लिए मुझे आगे भेजा है। ऑकर OCHER। देवानंद, और यही होगा मेरा गुरु मंत्र। अभी जो करना है वो एक ही कत्ल है। जो चल रहा है उस कानून को बिगाड़ने वाली एक लीडर है। उसे खत्म करने के लिए मैं उसके ऑफिस में भी गया था। वो मेरे बारे में पूछ रहा था। कौन? हे, व्हाट अ सरप्राइज! वो खुद आकर मेरे जाल में फंस गई थी, लेकिन तभी वो मेरे हाथ से निकल गई। अभी वो लड़की इन पहाड़ियों में आ रही है। तुम्हें जो लेटर भेजा था उसे उस लड़की को उठाते हुए मैंने देखा है। उसके ऑफिस में मैंने फोन पर मैसेज छोड़ा है। वो तुम्हें सावधान करने के लिए यहाँ पर आ रही है, और थोड़ी देर बाद मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा। उसके बाद आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। अगले 40 साल में इस दुनिया में क्या क्या होने वाला है वो सब इसमें मौजूद है। इसके जरिए तुम दुनिया को अपने कदमों के नीचे झुका सकते हो। आने वाले कल को जानने वाला भगवान होता है, और अब आप भगवान हो। आपके बीच जो बाधा बन रहा था उसे मैंने खत्म कर दिया, और जो बाकी है उसे अभी खत्म कर दूंगा, और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता।
के बीच जो बाधा बन रहा था उसे मैंने खत्म कर दिया, और जो बाकी है उसे अभी खत्म कर दूंगा। हे, मैं हूं। कहां गया वो? अरे डर क्यों रही हो? मैं आ गया हूं ना। हे, हे, रुको। हे, मुझे देखकर डर क्यों रही हो? मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। आप और वो मैं अलग अलग समझ रही थी। आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं इतनी दूर भाग कर आई, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया है? कि आप ही वो कातिल हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? शायद आपको भी ये पता नहीं होगा। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओह, मुझे मेंटल बोल रही हो? हाँ? लेकिन हकीकत तो कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरह से समझाऊं तुम्हें? अभी तुम ऐसी हालत में हो, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम नहीं मानोगी। वो लड़का फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करके आया है, ऐसा बोलूंगा तो तुम मानोगी? ये सब कुछ आप खुद को बेवकूफ बनाने के लिए स्टोरी बना रहे हैं। आपकी टाइम मशीन बनाने की इच्छा है, ऐसा आपने ही मुझे बताया था ना। अब उसी फैंटेसी को क्रिएट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। हे, तुम आओ तो। हे, सुनो तो। मुझे मेरा काम करने दो। रास्ता छोड़ो मेरा। पिताजी, मैं इसे नहीं मार सकता क्योंकि मैंने ही इसे बनाया है, और इसने जो कत्ल किए हैं वो सब मेरे कहने पर ही। सारे कत्लों का जिम्मेदार मैं ही हूं। साइंस जिसके सहारे मैंने इसे बनाया, इसे बचाना होगा। इसकी देश को जरूरत है। इसे मार नहीं सकता। अगर मारूं तो सब खत्म हो जाएगा। मन के अंदर ही एक सफर जो गूगल में देखा था, वो फोटो अगर काल्पनिक हिसाब से सोचा जाए तो बाथटब भी टाइम मशीन या स्पेसशिप बन सकती है। सबकी तरह आम जिंदगी जीना छोड़कर एक अलग जिंदगी जीने के बारे में सोचा था, और उसके लिए मैंने अपने अंदर जुनून पैदा किया था, और वही जुनून मेरे अंदर हलचल पैदा कर रहा है। जो मुझे नहीं चाहिए था वो भी, और जिन्हें मरना नहीं चाहिए था वो सब मर गए। उस साइको किलर ने जिस बच्चे को मारा है वो एक पॉलिटिकल लीडर का था।
पहले जो मेरी कल्पना थी उसे मुझे खत्म करना था। डेली 2-3 घंटे ऑफिस में जाना ही पड़ेगा बेटा। और मेरे पापा ये सोच रहे थे कि उनका अगला वारिस मैं ही बनूंगा। भूलना मत, ये $1 मिलियन का प्रोजेक्ट है। लेकिन पैसों के पीछे भागने वाली जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। मेरा मन इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। नहीं, बताओ मुझे, तुम बीवी हो या मैरिज, फैमिली सिस्टम, एक अलग ही स्टाइल में जिंदगी जीनी है, ऐसा मैंने सोचा था। अभी जो लाइफ है उसे मैं कम्प्लीटली बदलना चाहती हूँ। मोर फ्रीडम टू एवरीबॉडी। लेकिन माँ को जिस प्रॉब्लम ने अंदर से जकड़ लिया था, उसे खत्म करने के बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था। मेरी माँ ने सीधे यहाँ निशाना लगाकर शूट कर दिया। हर मनुष्य का एक गुरु होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता मैं योग गुरु बन जाऊं, मैं ऐसा भी सोच रहा था। और सच्चे हकीकत में जो साधु हैं उनके बारे में इस देश को बताना चाहता था। है। जाएगा वो गुरु सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। लेकिन वो खुशियां भी मैंने खत्म कर दी। मुझे बचपन से ही साइंटिस्ट बनने का बहुत शौक है। साइंस, आखिरकार इसने मुझे कातिल ही बना दिया। ये मुझे पहले पता नहीं था, इसके लिए मैंने उसे भी मिटा दिया। मैं और मेरे साथियों ने मिलकर जो स्टूडेंट यूनियन बनाई थी वो बहुत जरूरी थी, ऐसा मुझे अभी लगने लगा अभी है। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। जीने के लिए जो लोग बेचारे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाह रहा था। लोगों के लिए जीना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसके लिए जो भी करना पड़े। इन सबको खत्म करने के पीछे इस राह को चुनना जरूरी था। अब क्या बोलूं? मैं अब तक प्रिपेयर नहीं हूं। दुनिया को सुधारने के लिए और बदलने के लिए बाद में बात करेंगे। पहले अपने बारे में बात करते हैं। अब तक आपने कितने सेलफोन्स यूज किए होंगे? 1, 2, 6, 7 या 10, 12 या उससे भी ज्यादा। कोई नया मॉडल मार्केट में आने की देर है, बस दिल तड़प जाता है लेने के लिए। प्री बुक भी मैंने लिया है। वो हाथ में आते ही मैं बहुत खुश हो जाता था, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद नया मॉडल भी आ जाता है और जो मेरे हाथ में है वो पुराने जमाने का पाषाण युग के जैसा लगता है। हम जो फोन इस्तेमाल करते हैं वो ब्रांड मेरे लिए सूट करता है या नहीं, या आपने एक पॉपुलर ब्रांड क्या ले लिया तो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते हो। लेकिन क्यों ऐसा कभी नहीं सोचा? हमें जितना चाहिए बस उतना ही लेना चाहिए। गांधी जी ने भी यही कहा है। सारे इंसानों को जो कुछ भी चाहिए वो सब इस धरती पर मौजूद है, लेकिन फिर भी एक इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। हमें बलि का बकरा बनाने वाला कौन था? इस दुनिया में लालच दिया किसने? और बलि आखिरकार कौन चढ़ा?